भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश्वर जी, जिस तरह से 11 साल का कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, किस रूप में आप देख भी रहे हैं और भाजपा अब लोगों तक इस कार्यकाल को किस तरह से पहुंचाने का काम करेगी? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नंबर वन नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो मैजिकल कार्यकाल है, उसके लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हैं। जिस तरीके से लास्ट 11 ईयर्स में जो देश की पहचान बनी है, वो विश्व पटल पे हो, चाहे आपको विभिन्न पार्टियों के समकक्ष हो, आज हमारे देश की पहचान एक अलग बनी हुई है। वो दब्बू भारत और कमज़ोर भारत जो दूसरे के सामने इंतज़ार करता था अपनी बारी की, आज हम गर्व से कह सकते हैं मैं भारतीय हूँ और हमारा नेता विश्व का एक नंबर वन नेता है। हम नरेंद्र मोदी के टीम के लोग हैं और जिन्होंने आज पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है, पूरे विश्व में एक पहचान बनाई है। वो चाहे गरीब कल्याण से लेके देखो, बेरोज़गारी को लेके देखिए आप, युवाओं की चिंता करते हुए, चाहे महिलाओं की चिंता करते हुए, आज टेक्नोलॉजी में एक से एक जो है, अगर आप देखिएगा, एक समय था जब हमारे देश में स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं होती थी, लेकिन आज पूरे पूरे भारत में नए एम्स बन रहे हैं, आईआईटियाँ बन रही है और एक से एक टेक्नोलॉजी आ रही है और एक डिजिटल इंडिया जो है आज लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ उस पारदर्शी और विजनरी सोच की देन है। मुझे लगता है कि जितना कहेंगे वो आदरणीय मोदी जी के लिए एक अतोशक्ति होगी। जो भी किया है, एक अलग जो 11 साल में जो एक मैजिकल वर्क हुआ, वो सराहनीय है। लेकिन सेवा सुशासन के आप ये 11 साल बता रहे हैं और ऐसे में आतंकवाद को भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। कई तरह की ऐसी बिल पास कराए गए, चाहे वो 3 तलाक हो, धर्मांतरण हो, और भी कई ऐसे कानून हैं जो लेकर के आए। धारा 370 कश्मीर से हटाई गई। इतने बड़े बड़े मुद्दे जब किए गए, राम मंदिर बनवाया गया, किस रूप में आप उनको देखते भी हैं और क्या मानते हैं कितना ऐतिहासिक ये कार्य रहेंगे? ये बेसिकली एक जन भावनाओं से मुद्दे थे। वो चाहे भगवान रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में बनाने की बात हो, हमारे पूर्वजों की हमारी जो है पीढ़ियाँ खप गई थी। 550 साल तक लोगों ने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और भगवान श्री राम हमारा आस्था का केंद्र है और हम लोग भगवान राम को मानते हैं। तो आज ये निश्चय हो गया और लोगों ने ये विश्वास किया कि मोदी राज में ही ये सब कुछ हो सकता है। तो आज हमारे देश में एक राम मंदिर, भव्य मंदिर बना। साथ साथ जहाँ पे एक नारा देते थे, दो विधान दो प्रधान दो निशान, वो सब कुछ ख़त्म करके दो विधान भी और दो प्रधान भी और दो निशान भी ख़त्म करके ला आपके जो है लाल चौक पे जो है तिरंगा फहराया है। तो ये मोदी जी की एक ताकत ही तो है, ये विश्व स्तरीय ताकत तो है, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आप एनआरसी की बात करो, यूसीसी की बात कर लीजिए, धर्मांतरण कानूनों की बात कर लो, तो जो काम मोदी जी ने जन भावनाओं के अनुरूप किया वो शर्माते हैं। और तमाम चीज़ें लेके अभी आपने देखा होगा जो आतंकवाद को लेकर के एक ऐसे अपंग देश ने जिसके पास खड़ा स्टेबल होने की अपनी आर्थिकी ख़त्म हो रखी है, स्टिल वो एक आतंकवाद की फैक्ट्री है, वो नर्सरी है। वो हमेशा आतंकवाद को ही शायद खाने को ना मिले, लेकिन आतंकवाद के लिए, टेररिज्म के लिए वो धन जुटाता है। उन्होंने हमारे देश के साथ एक जो गद्दारी करी, हमारी माताओं और बहनों का जो सिंदूर जो उजाड़ने का काम किया, धर्म पूछ करके गोली मारने का काम किया,
तो उसका मुंह तोड़ जवाब उसके घर में जाके, और मैं कहूँ जैश ए मोहब्बत या अलकायदा, तमाम जितने भी जो टेररिज्म के जो हेडक्वार्टर थे, उनके हेडक्वार्टर में जाके, उनके कैंप में जाके, उनके बेस में जा कर के घुस के मारा है। ये हमारे देश की पहचान है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है, और हमारे देश की एक सशक्त सेना जिन्होंने जिन पे हमें गर्व है, जिनकी बदौलत हम सब लोग, आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, हम सब लोग सुरक्षित हैं। तो ये सब कुछ संभव हो पाया एक विजनरी सोच की वजह से, और जो ट्रांसपेरेंसी जिस तरीके से गवर्नमेंट चल रही है, मुझे लगता है कि मोदी जी को जितना सैल्यूट करें वो कम है। अच्छा, ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव अक्सर देखा गया है उनका, चाहे वो केदारनाथ में बार बार आना हो, कई तरह की योजनाएं देना हो, रोपवे सिस्टम देना हो, कर्णप्रयाग तक रेल लाइन पहुंचाना हो, किस रूप में आप देखते हैं कि इस तरह की योजनाएं जब आती हैं तो कितना विकास के कार्यों में चार चांद भी लगते हुए नजर आते हैं? देखिए, उत्तराखंड मोदी जी के दिल में बसता है, और उन्होंने हमेशा जब भी रहा, उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड मेरे हार्ट में निवास करता है। इसीलिए आज उत्तराखंड में एक छोटा सा प्रदेश है। आज अन्य प्रदेशों की अपेक्षाकृत हमारा उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, और इस उत्तराखंड के लिए आपके रोपवे की बात हो, आपकी रेल लाइंस की बात हो, आपके तमाम पर्यटन क्षेत्र में देख लीजिए, और रोज़गार के लिए मुझे लगता है उत्तराखंड में इसी साल में वो 4 से 5 बार उत्तराखंड प्रधानमंत्री आ गया है। इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि भगवान श्री राम जब एक युग में जब जिस रास्ते से गुजरते थे, तो उस रास्ते के जो दिन दुखी, शोषित, वंचित, उन सब का भला हो जाता था। जब मोदी जी उत्तराखंड आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती, चाहे सड़कें हों, ट्रांसपोर्टेशन हो, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएँ हों, तमाम चीज़ें जो है, बड़ी बड़ी चीज़ें जो है ठीक हो जाती है। वो उत्तराखंड के एक शुभचिंतक भी है। महिला सशक्तिकरण पर फोकस भी किया गया, 33% आरक्षण भी दिया गया लोकसभा विधानसभा में, और आप देख भी रहे हैं कि लखपति दीदी जो बनाई जा रही हैं उसके लिए किस तरह से कार्य भी किए जा रहे हैं, और क्या माने, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे अधिक देखा जाता है कि लखपति दीदियां बनी हैं। देखिए, उत्तराखंड में आपको एक कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया गया, महिलाओं को विशेष करके एक उनके हाथों में रोज़गार देने का काम किया है। वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और आपने कहा कि 11 साल सुशासन के, उसमें अगर आप देखें देश में हमारे जो महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण दिया है, कि जब महिलाओं का परसेंटेज ज़्यादा होगा सदन में तो डेफिनेटली महिलाओं की बात करेंगे। स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट टू ह्यूमन बींग, है ना, टू एक महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, वुमेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं को जब तक उनकी जो है उनकी भागीदारी नहीं होगी, ये इस बात की चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने करी, और उनको चाहे लखपति दीदी बनानी हो, चाहे उनको सशक्त बनाने की बात हो, स्वरोजगार की बात हो, ये सब कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री, और उत्तराखंड में मैं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि महिलाओं के लिए चिंता की है कि 30% क्षेत्रीय आरक्षण जो रोज़गार में उनको मिलेगा, उससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ऑफिसर्स में महिलाओं की भागीदारी मिलेगी। आप तमाम, मैम तो सदन से लेकर के आपके जो है प्रशासनिक लेवल तक जो है बात करते हैं, हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी सरकार महिलाओं के साथ है, बेरोजगार लोगों के साथ है, युवाओं के साथ है, किसानों के साथ है, बागवानों के साथ है, और यही एक सुशासन है। अच्छा, क्योंकि गरीबों को अपना घर मिले, ये भी सरकार की सोच रही है, और ऐसे में पक्के मकान भी दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। किस तरह से ये आवास दिए भी जा रहे हैं, और क्या माना जाए इससे कितना फ़ायदा उन गरीबों को मिल रहा है जिनके सर पर छत नहीं थी? मैं आपको इस बात का प्राइम एग्जांपल लूँ, मेरी विधानसभा में पिछले वर्ष में, पिछले जो वर्ष गया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो है पीएम आवास मिले, प्रधानमंत्री जो आवास मिले हैं। और अभी हमारे यहाँ सर्वे हुआ है, मुझे लगता है कि जो छूटे हुए लोग थे, जो गरीब थे, जिनके पास मकान नहीं थे, रहने के लिए छत नहीं थी, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको जो है पक्का मकान देंगे। और ये तो प्रधानमंत्री आवास तो है ही, साथ साथ
दीनदयाल उपाध्याय के योजना के अंतर्गत भी उनको मकान दिए जा रहे हैं। अटल आवास के रूप में मकान दिए जा रहे हैं। एक से एक योजनाएं जो है सरकार ला रही है, बशर्ते ये है कि उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो। इन तमाम चीज़ों को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक तोहफा के रूप में दिया। उन लोगों के लिए एक तोहफा है जिनके पास अपने पास मकान नहीं थे, छत नहीं थी, जो एक गरीबी के अभाव में पल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो है उनका जो सपना है कि घर में रहें वो पूरा होगा। अच्छा, एक सवाल विपक्ष की ओर से भी आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि 11 साल में केवल और केवल जुमले दिए गए, जनता को कुछ नहीं मिला और कुछ काम नहीं हुआ। तो क्या जवाब आप विपक्ष के नेताओं को देंगे? देखो, विपक्ष के पास तो क्या है भैया, उनको तो खोदा पाड़ निकली चुईया वो वाली कहानी है उनके पास। खुद जो है जितनी लुभावनी बातें कर ले, मैं देख रहा हूँ ना, हमारा प्रदेश है जस्ट बगल में, हिमाचल प्रदेश है, कितनी सारी बड़ी सारी घोषणाएं करी थी, लेकिन वहाँ पे जाके महिलाएं जो है उनका दिवालिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो विपक्ष की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि उनके पास तो कोई मुद्दे नहीं। अगर कोई अच्छा भी होगा तो उनको वो अच्छा थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है। तो अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो तो रात को भी दिन बोल देंगे, दिन को रात बोल देंगे। तो ये विपक्ष का फंडा है। बट स्टिल मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि विपक्ष जो है सही मुद्दों के लिए और देश के हित के लिए आगे आए और साथ खड़े होकर के काम करें। यही हमारे देश की पहचान है। अच्छा, बस मेरा अंतिम सवाल ये है विधायक जी कि जिस तरह से प्रदेश में चार धाम यात्रा भी लगातार जारी है और लगातार मोदी सरकार ने बढ़ावा कई बार दिया प्रदेश की यात्राओं को, किस रूप में आप देखते भी हैं, क्या कहें? चारधाम यात्रा हमारी रीढ़ की हड्डी है और उत्तराखंड जो है आस्था का एक केंद्र है। तो लोग देश विदेशों से लोग आ रहे हैं। मैं पुनः लोगों से आपके चैनल के माध्यम से भी जितने भी व्यूअर्स हैं लोग देखेंगे, तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप उत्तराखंड आइए, भगवान बाबा केदार, बद्री विशाल और माँ गंगा यमुना का आशीर्वाद लीजिए। ठीक है, और ये समय है क्योंकि बच्चों की छुट्टियां भी होती, तो आप आइए, उसका लुत्फ़ उठाइए और साथ साथ भगवान का आशीर्वाद लीजिए। और हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, चाहे प्रशासनिक लेवल पे हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। मुझे देखने को मिला कई बार जाके माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जब वार रूम पे चले जाते हैं, जो कंट्रोल रूम पे चले जाते हैं, खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और दो धाम तो मेरे जो है डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ। तो यात्राएं बहुत अच्छी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने यात्रा पे भी खास करके विशेष करके वो एक धर्म रक्षक हैं। तो धर्म रक्षक के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो गरीब है, जो व्यावसायिक लोग हैं, उन लोगों के लिए शीतकालीन यात्रा को भी जो है संचालित करने का काम किया है। तो यही एक अच्छे शासक की पहचान होती है। जी, धन्यवाद सर। हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए दुर्गेश्वर लाल जी को आप सुन रहे थे, जो कि राज्य के तमाम विषयों पर तो बात ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से 11 साल सेवा सुशासन के प्रधानमंत्री के रहे हैं, वो ऐतिहासिक रहे हैं और इस समय कई तरह के ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिसका देश को फायदा भी मिला है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। भाजपा विधायक विनोद चमोली जी हमारे साथ मौजूद हैं। चमोली जी, जिस तरह से 11 साल का कार्य रहा, सेवा सुशासन का आप ये कार्यकाल गिना भी रहे हैं, किस तरह से देख भी रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह से जनता तक भी इस कार्यकाल को पहुंचा रहे हैं आप लोग? देखिए, 11 साल की उपलब्धियों को बहुत थोड़े में समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ कार्य क्षेत्र हैं जिनमें बहुत बड़ा काम हुआ है, तो उससे अनुमान लग जाता है कि 11 साल में हम कितना आगे बढ़े हैं। सबसे पहले तो अभी आपने एक लेटेस्ट एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं इस देश के अंदर, यानी पिछले 10-11 सालों के अंदर। तो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, चाहे वो मुद्रा लोन के माध्यम से चली हों, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से चली हों, चाहे उज्ज्वला गैस के माध्यम से चली हो, चाहे सौभाग्य योजना के माध्यम से बिजली के कनेक्शन हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जो अन्न कल्याण योजना है उसके माध्यम से हो। तो बहुत सारे माध्यमों से जो हमने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं, उसका परिणाम ये रहा कि 27 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से ऊपर आ पाए हैं। ये एक बड़ा क्षेत्र है। और आपको ध्यान में होगा, जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी और पहला भाषण था, तो उन्होंने कहा मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। और अगर भाजपा को समझना है तो आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को समझना पड़ेगा। तो उसमें जो कहा गया है कि जो विकास की दौड़ में अंतिम पंक्ति पर खड़ा व्यक्ति है, उस तक अगर हम विकास पहुंचा पाते हैं तो ही हम सही मायने में काम कर रहे हैं, तभी लगेगा कि हम सरकार चला रहे हैं। तो आज हम उन लोगों तक पहुंच पाए हैं और उनको विकास की इस दौड़ में शामिल कर पाए हैं और 27 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से उभर पाए हैं। एक तो ये बड़ा मुद्दा है जिस पर
ध्यान देना चाहिए। दूसरा हमारी आर्थिकी का जो मामला है, आप जानते हैं 14 साल पहले हम 11वीं इकोनॉमी थे पूरी दुनिया के अंदर, आज हम लगभग चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं और 27 तक हम तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। ये अपने आप एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है इंडियन इकोनॉमी में, कि हम धीरे 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 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को आगे बढ़ रहे हैं। और उसका भी जो आधार है, आज आपने जीडीपी देखा होगा, लगभग 4% के अंदर अमेरिका और चाइना और ये सब बड़ी जो कंट्रीज है जो आज तक की आर्थिक शक्तियाँ रही हैं, ये 4% का जीडीपी के अंदर घूम रही हैं। आज हम 6.8% मेंटेन कर रहे हैं। जब ये तिमाही का आया है उसमें 7.2% तक हम गए हैं। तो हमारा जीडीपी स्थिर है और प्रोग्रेसिव है, जबकि औरों का नहीं है। तो उससे भी लगता है कि हम इकोनॉमिक दृष्टि से देश को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं। वो एक हमारा तीसरा फैक्टर ये समझ में आता है। चौथा जो डिफेंस था, तो डिफेंस में हमने कुछ अपने तौर तरीके बदले हैं। पहले आतंकवाद होता था, आपने दिल्ली पार्लियामेंट पे अटैक भी देखा, आपने बम्बई का ताज का अटैक भी देखा, और बहुत सारे जिससे विस्फोटों के एक सीरीज़ पूरे देश के अंदर थी। उसके बाद भी हम रिएक्ट नहीं कर पाते थे, हम रिक्वेस्ट मैनर में थे, हम पूरे देश से रिक्वेस्ट करते थे और पाकिस्तान को कहते थे कि लोग इसको दबाएं ताकि ऐसा ना करे, आतंकवाद को सहारा न दे। हमने उस पॉलिसी को बिल्कुल अलग किया है। हमने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। और आपने देखा, हमने उड़ी के ऊपर मामले में स्ट्राइक किया, हमने पुलवामा स्ट्राइक किया, पहलगाम का जब मामला हुआ ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। तो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज़ बदली हैं। हमने एक एग्रेसिव डिफेंस सिस्टम हमने एक देश के अंदर, दुनिया के अंदर दिखाया है कि जबकि पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, धमकियां देता है, उसके बावजूद हम उनके परमाणु अड्डों के नज़दीक तक घुस गए। और इसमें भी हमने जो सबसे बड़ा जो उपलब्धि हमारी है, इसमें हमने जो स्वदेशी निर्मित हमारे वेपन्स हैं, डिफेंस वेपन्स हैं, चाहे वो आकाश हो चाहे ब्रह्मोस्त्र हो, तो उनके माध्यम को से भी हमने अटैक किए हैं, उनके माध्यम से भी हमने रिटेलिएट किया है। तो पूरी दुनिया को हमने बताया कि हम डिफेंस में पूरी दुनिया में एक बड़ी शक्ति बनते जा रहे हैं। और आज वैसे भी हम चौथी शक्ति हैं। और मैं समझता हूँ किसी परमाणु संपन्न देश पर अटैक करने वाले भारत पहला देश बना है जिसने आतंकवाद के कमर तोड़ने के लिए इस सीमा तक जो चला गया है, और पूरी दुनिया में इसका संदेश गया है। अगर इन 3 मसलों पे ही पूरे देश की जनता ध्यान देगी तो आपको लगेगा ये 11 साल बेमिसाल रहे हैं। बाकी और बहुत सारे विषय हैं जिन पर बात की जा सकती है। ये भी देखा गया जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण मोदी सरकार में हुआ और ऐसे में धारा 370 हटी, 3 तलाक हटे। सारे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं। हमने उत्तराखंड में यूसीसी किया, 3 तलाक समाप्त किया, धारा 370 हटाया, राम मंदिर बनाया, हमने सीए लाए, तो हमने बहुत सारा कुछ किया, मैंने बताया ना आपको। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर उसको समेटते हुए अब ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, ये 3 फील्ड मैंने चुने, गरीब कल्याण का, इकोनॉमी का और डिफेंस का, जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। इन 3 फील्ड मैंने चुने। इन 3 फील्डों से ही पूरे हमारी परफॉर्मेंस 11 साल की दिखाई पड़ जाती है। बाकी का जो काम है वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो कुल मिला के 11 साल बेमिसाल मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के रहे हैं। अच्छा भाई साहब, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि एक अलग से लगाव जो है उत्तराखंड के प्रति रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई तरह की विशेष योजनाएं भी दी, कई काफ़ी योजनाओं के लिए बजट भी जारी किया। किस रूप में आप उसको देखते भी और उससे कितना फ़ायदा पहुंचा? देखिए, एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं या उत्तराखंड से हैं। जिस तरह उत्तराखंड में उनका आना होता है, जिस तरह वो उत्तराखंड की टोपी को महत्व देते हैं, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की टोपी भी उत्तराखंड के पैटर्न बन गई। वो कलर जरूर भगवा है, लेकिन टोपी का पैटर्न उत्तराखंड का पैटर्न उन्होंने अडॉप्ट किया, वही स्टिप है उसमें, उसी तरह की टोपी बनाई। तो पूरी देश की भाजपा को प्रो उत्तराखंड बना दिया, उत्तराखंड को एक एग्जाम्पल बना दिया, ये मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी कहीं ना कहीं मात्र हमारे प्रधानमंत्री नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों के बहुत करीब हैं और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे लिए। क्योंकि उन्होंने यहाँ के पर्यटन को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ तक कि जब शीतकालीन यात्रा भी हमने प्रारंभ की ताकि यहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो सके, तो मोदी जी का विशेष ध्यान यहाँ पर रहता है। अब आप देखें ना, पूरे देश का डिफेंस जिन 2 हाथों में चलता है वो डोभाल जी हैं और अनिल चौहान हैं, उससे पहले बिपिन रावत थे। तो इतना ट्रस्ट हम लोगों पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं तो यही मानता हूँ कि मोदी जी उत्तराखंड से ही हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरा इस प्रकार का भाव उनके प्रति बनता है। अच्छा, क्योंकि वैसे महिलाओं के लिए भी काफ़ी कार्य किए गए, चाहे वो 33% आरक्षण देने की बात हो या फिर लखपति दीदी बनाने की बात हो। किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं? और उत्तराखंड में क्योंकि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अहम होती है अक्सर, किस रूप में आप उसको देखते हैं? आप सिर्फ यहीं तक मत जाइए,
आप घर घर शौचालय से प्रारंभ कीजिए कि महिलाओं के सम्मान में उन्होंने घर घर शौचालय का बाकायदा एक ड्राइव चलाया, एक नारा दिया, और आज महिला सम्मान से जो है जी सकती हैं। ये मोदी जी ने स्टार्ट किया। लोगों ने उस पर मजाक बनाया था कि साहब शौचालय की बात करें, लेकिन वो कितना महत्वपूर्ण था महिला के सम्मान के लिए, वहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया। आपने 3 तलाक का अगर मामला आया तो मुस्लिम महिलाओं के लिए आया है। अगर 33% आरक्षण आया तो जो बरसानों वर्ष आज तक जो नहीं कर पाए थे वो हमने कर दिया, जो आके आरक्षण मिलने जा रहा है। इसी प्रकार लखपति दीदी के माध्यम से वो ये काम करने जा रहे हैं। आपने उज्ज्वला गैस की बात की, उन्होंने ही कहा था कि एक महिला चूल्हा फूंकते हुए इतना धुआं लेती है कि उसका जीवन 5 से 10 साल कम हो जाता है। तो उन्होंने उज्ज्वला गैस के माध्यम से उन महिलाओं के जीवन को बचाने का और लंबा करने का काम किया। जो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया पूरे देश के अंदर, जो हमने सौभाग्य योजना के अंदर हमने घर घर कनेक्शन दिए, वो भी महिलाओं को ही आधारित करके दिए। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने घर दिए हैं, उस पर भी हमने जो मालिक बनाया वो महिला को बनाया है। यहाँ तक वन नेशन वन राशन कार्ड की हमने बात की है, तो राशन कार्ड के मुखिया भी महिला बनी है पहली बार। पहले पुरुष होते थे, अब महिला उसकी मुखिया बनी है। तो जहाँ तक मोदी जी के जो जितने कार्य रहते हैं उसमें महिला प्रधान रहता है, महिला केंद्र में रहती है, और उसी तरह से वो करने जा रहे हैं। आज आपने डिफेंस में महिलाओं को किस तरह से आगे लाया जा रहा है। तो मोदी जी का महिलाओं के लिए समर्पण रहता है, और महिला पर आधारित उनकी सारी योजनाएं होती हैं, और इसीलिए महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर मोदी जी का साथ देते हैं। आप जानते, जब वोटिंग पैटर्न आता है और जब किसी भी स्टेट का पता चलता है कि सब महिलाओं ने अधिक वोट किया है, हम पहले ही कह देते भाई हम जीत गए। तो महिलाओं का भी उसी प्रकार का समर्पण, उसी प्रकार का भाव मोदी जी के प्रति है, जिस तरह का उनका संरक्षण का भाव महिलाओं के लिए है। तो बहुत सारे इशूज़ हैं, इस पर अगर बैठ के बात करो तो घंटों बात हो सकती है। भाई साहब, अंतिम सवाल बस मेरा ये है कि जिस तरह से आपने तो कई तरह की योजनाएं गिनाई, लेकिन विपक्ष नाखुश क्यों नजर आता है 11 साल के इस कार्यकाल से? कहते हैं केवल जुमले दिए 11 साल तक। देखिए, विपक्ष अगर ये कहने लग जाएगा कि बहुत अच्छा काम हुआ तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। वो अपनी सांसें चलाए रखना चाहते हैं, इसलिए वो हर काम में भी नुक्स निकालने का प्रयास करते हैं। वो उनका धर्म भी है अगर उनको रहना है तो। मैं समझता हूँ अपना काम करते रहें, लेकिन उनके कहने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी कल्याणकारी योजना देश के लिए चल रही है, चलती रहेंगी। धन्यवाद सर, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। तो विनोद चमोली जी हमारे साथ थे, जो कि बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा, और 11 सालों में कई विकास योजनाएं उन्होंने सौगात में भी दी हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।